कहानी की शुरुआत साल 1981 की एक छोटी सी झलक से होती है, जहां प्रधानमंत्री रश्मिका सेन ये कहते हुए नजर आती है कि हमने सिर्फ राक्षसों का जिक्र किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन अब जाके पहली बार उसका सामना भी हुआ। प्रधानमंत्री होने के नाते हम पूरी फौज भेजकर उसके साम्राज्य को मिटा देने का आदेश देते हैं और साथ ही उसकी मौत का फरमान भी जारी करते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग उसके बारे में जरा से भी जाने, इसलिए उसकी पूरी इतिहास ही मिटा दो। और ऐसा कहते हुए वो रॉकी की पूरी इतिहास ही मिटा देती है। जिस भी अखबार में रॉकी का जिक्र हो वो अखबार ही गायब, उस समय में जिस भी न्यूज चैनल में उसकी जिक्र किया गया हो वो रिकॉर्ड ही गायब। और हुआ भी वैसा ही। उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को राक्षस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आखिर वो राक्षस था कौन और उसने ऐसा क्या हासिल कर लिया था कि डॉन तो डॉन भारत के प्रधानमंत्री तक खौफ में आ गई थी। अगली सीन में कहानी अब वर्तमान समय की दिखाई जाती है, जहां एक न्यूज चैनल के हाथ एक किताब लगती है जिसका नाम एल डोरेडो होता है। वह अपने समय की एक लौती किताब बची हुई थी, बाकी सारी किताबों को उस समय के सरकार ने जला दी थी। ये बस एक ही पीस बची थी। वो न्यूज चैनल इसके खोज करते कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण उस समय के सरकार पूरी के पूरी किताब ही जला दी है, सारे के सारे किताब। उसके बाद उस न्यूज चैनल के पत्रकार इस बुक के राइटर आनंद सर से मिलते हैं। वो पत्रकार आनंद जी से सवाल उठाते हैं कि आपने जिस रॉकी का जिक्र अपनी किताब में किया है, उस समय की किसी भी अखबार में ऐसा रॉकी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो आपने अपनी किताब में ऐसे मनगढ़ंत कहानी क्यों लिखी है। उसके बाद आनंद सर बताते हैं कि इस बुक में लिखी एक एक बात मैंने सही लिखी है और इससे सरकार ने क्यों मिटाया था, ये पूरी कहानी जानने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। और सबूत के तौर पे शक्तिशिला की जिक्र करते हैं। वो पत्रकार तुरंत उस शक्तिशिला की खोज के तौर पे एक टीम भेज देती है ताकि वो शक्तिशिला मिलने पे ही वो इस कहानी पे विश्वास करेगी। मैं आपको बता दूं, वही शक्तिशिला आपको केजीएफ चैप्टर 2 के शुरुआत में दिखाई जाती है, जिसमें रॉकी की तस्वीर बनी रहती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है कर्नाटका का कोलार जिले में, जहाँ कुछ लोग पानी की तलाश में कुएं की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें अजीबोगरीब सा एक पत्थर मिला। ये बात जब बाहर फैली तो सरकारी ऑफिसर उस पत्थर की जांच करने के लिए आए। साथ ही वहाँ के एक लोकल डॉन सूर्यवर्धन भी पहुंचा। वो पत्थर हाथ में लेते ही सूर्यवर्धन ये समझ जाता है कि इतिहास में जितने भी राजा ने इसे ढूंढने की कोशिश की, आखिर वो खान मैंने खोजी निकाली। वो तुरंत सारे ऑफिसरों को गोली मरवा देता है ताकि यहाँ बात बाहर ना जा पाए। लेकिन वहीं पे उसी वक्त एक बच्चे की जन्म भी होती है जिसका नाम रॉकी होता है। हालांकि ये नाम आगे जाके उसने खुद बनाई थी, लेकिन यही नाम उसे सूट करता है। उधर सूर्यवर्धन तुरंत ही सरकार से 99 साल के लिए वो जगह लीज पे ले लेता है, सरकार को ये धोखा देते हुए कि इस जगह पे मैं लाइमस्टोन की बिजनेस करूंगा। और इस राज को राजी रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती उठा कर लेके आता और यहाँ खुदाई के काम करवाता। उधर रॉकी अब 10 साल का हो चुका था और उसकी माँ बीमारी के कारण मरने की कगार पे आ पहुंची थी। रॉकी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और अपनी माँ की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इलाज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद गरीबी के कारण वो अपनी माँ को रोज तड़प तड़प कर मरता हुआ देख रहा था। और अपने माँ की मौत के आखिरी दिन वो अपनी माँ से ये वचन दे डालता है, जिस गरीबी और दुर्बलता के कारण तुम मौत के करीब आ गई हो, वैसे ही जब मेरी मौत आएगी तो मैं उस वक्त इस दुनिया की सबसे अमीर, सबसे ताकतवर इंसान रहूंगा और इस दुनिया के सारे सोने तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। और अगले ही दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो आगे केजीएफ चैप्टर 2 में आप यही सीन देखते हो। रॉकी की माँ को जब वो दफन करता है तो उसके पैर की ओर केजीएफ का पूरा साम्राज्य होता है। फिलहाल कहानी में वापस आते हैं। रॉकी की माँ की मौत हो चुकी थी। रॉकी अब डरा सहमा सा एक सपना लिए वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पागल सा इंसान मिलता है जो कि उसे बतलाता है कि लोगों के सामने अगर तुम हाथ फैलाओगे तो तुम्हें सिर्फ भीख मिलेगी, लेकिन वही हाथ अगर तुम ताकत से उठाओगे तो तुम्हें भीख नहीं बल्कि नोटों की गड्डी मिलेगी। 10 साल का रॉकी को ये बात समझ आ जाती है कि अगर मैं इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ताकत, ये पावर आखिर होती क्या है? और डरा सहमा सा हुआ भागता भागता मुंबई पहुंचता है। उधर सूर्यवर्धन काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 पार्टनर बना चुका होता है, जिसमें से सभी केजीएफ के बाहर रहकर सूर्यवर्धन को सपोर्ट करते थे। जिसमें से पहला था कमल, जो कि सूर्यवर्धन के दोस्त का बेटा था। दूसरा राजेंद्र देसाई, जो कि अपने हीरोइन के फादर थे। तीसरा एंड्रयूज, जो बेंगलोर से पश्चिमी तट पर सोने की तस्करी की देखरेख करता था। चौथा गुरु पांडियन, जो कि सरकार के अंदर से केजीएफ को सपोर्ट करता था। और 5वां सूर्यवर्धन का अपना भाई अधीरा, मतलब संजय दत्त। ये 5 सूर्यवर्धन के सहयोगी थे, लेकिन ये 5 भी बड़े बड़े डॉन थे, लेकिन सूर्यवर्धन इनका बाप था। उन 5 में से एक डॉन एंड्रयूज, जो कि पश्चिमी तट के सारे सोने की तस्करी को संभालता था, वो अपने अंदर एक छोटा सा डॉन रखा था, सेट्टी,
जिसे एंड्रयूज ने सिर्फ मुंबई के तट के कारोबार को संभालने के लिए रखा था। एक्चुअली मुंबई सोने की तस्करी के लिए सबसे अहम ठिकाना था, इसलिए दुबई की एक बड़ी डॉन इनायत खलील की नजर मुंबई पे थी और सेट्टी का काम बस इतना था कि मुंबई के काम सिर्फ अपने हाथों में ही रखना था। इधर 10 साल का रॉकी भटकता भटकता कसीम चचा के शरण में आ पहुंचता है और बूट पुलिस के काम में लग जाता है। लेकिन एक दिन जब कसीम चचा उस एक पुलिस वाले से तंग आ जाते हैं तो रॉकी उस पुलिस वाले को मारकर सबके नजरों पे छा जाता है। कसीम चचा रॉकी को बचाने के लिए मुंबई के छोटे डॉन सेट्टी के पास पहुंचते हैं। सेट्टी पुलिस वाले से उस रॉकी को बचा लेता है, लेकिन तब तक रॉकी एक डेयरिंग बंदे के रूप में सेट्टी की नजर में अपनी जगह बना लेता है और उसके बाद रॉकी फाइटिंग स्किल पे काम करता करता बड़ा होता है और फिर अपने फाइटिंग स्किल इस हद तक डेवलप कर लेता है कि वो अकेला ही 20 आदमी को भी धूल चटा देता है। लेकिन तब तक मुंबई में छोटे मोटे और भी डॉन आ जाते हैं और सेट्टी को अपने साम्राज्य बचाने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी हाथ से साम्राज्य फिसलता देख वो अपने बड़े डॉन्स एंड्रयूज को ये बात पहुंचाता है, लेकिन दोनों मिलकर भी अब सिचुएशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मुंबई के सारे अपोजिट के डॉन इनायत खलील से पार्टनरशिप कर लेते हैं। दुबई के इनायत खलील को भी सही मौका मिल जाता है, वो अपना सोने से भरा एक सीप मुंबई के तट की ओर रवाना कर देता है। वो सोना मुंबई के तट पर उतरते ही सेट्टी के हाथ से वहाँ का साम्राज्य चला जाता और वहाँ का साम्राज्य दुबई के इनायत खलील के हाथों में आ जाता। और फिर वहीं बच्चे से जवान हुआ वही रॉकी दिखता है, जो अकेले ही मुंबई के तट पर पहुंचकर सारे लोकल डॉन के वाट लगा देता है और दुबई के इनायत खलील के सोने से भरे जहाज रॉकी के इस रूप को देखकर रास्ते से ही अपने जहाज घुमा के वापस चले जाते हैं, क्योंकि सोना उतारने के लिए वहां तट पे कोई बचा ही नहीं था। बचा तो बस वही जिसने सारे लोकल डॉनों की वाट लगा दी थी। शेर के मुंह से साम्राज्य को निकालकर वापस ले आने वाला रॉकी पूरे मुंबई में छा जाता है और पांचों पार्टनर तक ये बात पहुंच जाती है कि एक रॉकी नाम के बंदे के कारण मुंबई के तट हमारे हाथों से निकलता निकलता बच गया। धीरे धीरे रॉकी की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ जाती है कि उससे सेट्टी को ही जलन होना शुरू हो जाता है। सेट्टी का कहना यह था कि यहाँ का डॉन मैं हूँ तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए, ना कि रॉकी की। इसलिए एक दिन भरे बाजार में वो रॉकी को बुलाकर सबके सामने रॉकी की बेइज्जती कर देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है एंड्रयूज की, जो कि पांचों पार्टनर में से एक था, जिसके हाथों में पूरी पश्चिमी तट की सोने की तस्करी की देखरेख थी और मुंबई के डॉन बनाकर वही सेट्टी को मुंबई में रखा था। लेकिन सेट्टी का असलियत में वही बाप था, एंड्रयूज। वो भरे बरसात में आकर रॉकी के सामने ये प्रस्तावना रखता है कि वे एक बड़े शेर का शिकार करना है और अगर तुमने उस शेर को मार दिया तो इस सेट्टी को हटाकर इस पूरे मुंबई का डॉन मैं तुम्हें बना दूंगा। रॉकी उस प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और सेट्टी की जान हलक में आ जाती है कि कहीं इस रॉकी ने सचमुच को उस शेर को मार दिया तो ये मुंबई मेरे हाथ से चली जाएगी। रॉकी मिशन में निकलने से पहले आखिरी बार कसीम चाचा से मिलता है। कसीम चाचा भले सेट्टी के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले रॉकी से बहुत प्यार करते हैं और रॉकी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर रॉकी अब बेंगलोर के लिए रवाना हो चुका होता है और रास्ते में रॉकी की मुलाकात अपने हीरोइन से होती है। अपने एक्शन जैक्शन के स्टाइल में वहाँ के सारे गुंडों को धोकर वो अपने हीरोइन से फ्लर्ट करता है। कमल, जो कि उस पांचों डॉन में से एक था, वो उसी हीरोइन को पसंद करता था और जब उसे ये बात पता चला कि उसकी हीरोइन के साथ किसी और ने फ्लर्ट की है तो वो रॉकी को मारने के लिए पूरे बंदे फैला देता है। लेकिन एंड्रयूज, जिसने मुंबई से रॉकी को यहाँ लेके आया था, वो पूरे मामले को संभालता है। अब 5 में से ये 3 डॉन मिलकर रॉकी के साथ प्लान बनाते कि किस तरह उस शेर को मारना है। लेकिन वो शेर था कौन? वो शेर था सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा। हुआ ये था कि सूर्यवर्धन को कैंसर की बीमारी हो गई थी और वो बस अब कुछ ही दिन का मेहमान बचा था और जाने से पहले वो अपने आने वाला सत्ता किसे सौंप के जाएगा, इसके लिए वो एक मीटिंग बैठाता है जिसमें सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा और उसका भाई अधीरा भी पहुंचता है। सूर्यवर्धन अपना सत्ता अपने बेटे गरुड़ा को सौंप देता है और अधीरा ये बोलकर वहां से चला जाता है कि अब जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस केजीएफ की सत्ता की ओर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन एक दिन गरुड़ा अधीरा को जान से मरवा देता है। 5 पार्टनर में से एक पार्टनर को तो वो मरवा देता है और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि बचे हुए 4 पार्टनर भी अब उसके सोने की खान की ओर नजर जमाए बैठे और उन चारों की नीयत भी खराब हो चुकी है, क्योंकि पिता सूर्यवर्धन के मरते ही उन 5 पार्टनर में से कोई एक उस गद्दी पे बैठना चाह रहा था। लेकिन जब उसके जगह उसके बेटा ही गरुड़ा ही गद्दी पे बैठ गया तो उन 5 पार्टनर की मानसिकता समझ गया था। इधर प्लान के तहत रॉकी को एक उद्घाटन में गरुड़ा को मारना था, लेकिन गरुड़ा इन सबसे 10 कदम आगे निकला और गरुड़ा के आदमी रॉकी सहित इन सभी पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लेता है। गरुड़ा चाहता तो रॉकी सहित इन सभी पार्टनर को वहीं मरवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गरुड़ा कहता है कि मैं तुम सभी को आखिरी मौका देता हूँ, जिस तरह तुम सभी मेरे पिता के साथ पार्टनर बनकर थे मैं वही रिश्ता कायम रखना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करना। प्लान फेल हो जाने के साथ वो सभी पार्टनर रॉकी के साथ फिर से मीटिंग करते हैं कि अगली बार गरुड़ा को कैसे मारा जाए, क्योंकि अब गरुड़ा को हम लोगों की असलियत भी पता चल चुकी है। वो बस अपने पिता की मौत का इंतजार कर रहा है। जिस दिन उसके पिता की मौत हो गई उस दिन उसके पिता के हम सभी पार्टनर को भी वो मार देगा। इसलिए अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। उसके पिता की मौत के पहले हमें गरुड़ा को ही मारना होगा और बात आती है फिर केजीएफ में ढुक के उसे मारना होगा। लेकिन ये बात सोचते ही सभी की फट जाती है कि केजीएफ में भला कौन जाएगा, क्योंकि वो लोगों के लिए नर्क था। तभी रॉकी हाथ उठाता है
और कहता है उस नर्क में मैं जाऊंगा। अगले ही दिन एंड्रयूज रॉकी को उस नर्क के बारे में आधा अधूरा नक्शा दिखाता है और रॉकी से कहता है कि अंदर हमारे तुम्हारे बीच बात नहीं हो पाएगी, इसलिए जब गरुड़ा को मारने की तैयारी हो जाए तो हमें एक धमाकेदार इशारा देना और अंदर जाने का बस एक ही तरीका है। उसकी सेना लोगों को जबरन पकड़कर अंदर खुदाई के लिए ले जाते हैं, तुम बस बाहर तक पहुंच जाओ, उसकी सेना तुम्हें खुद ही मार कर उठाकर वहां अंदर ले जाएंगे। रॉकी भाई प्लान के तहत बाहर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना रॉकी भाई तो रॉकी भाई है, वो भला मार खाकर अंदर क्यों जाए, वो उस पूरे सेना को ही अकेले ही उल्टा मार देते हैं और फिर चुपचाप बाकी मजदूरों के बीच में खुद को बेड़िया लगाकर बैठ जाते हैं। जब सेना की दूसरी टुकड़ी वहां पहुंचती है तो सबसे पहले वो इस मजदूर भरे गाड़ी को अंदर पहुंचाते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी देख के हैरान हो जाते हैं कि उसके इस सेना की टुकड़ी को अकेले ही किस आदमी ने मार गिराया है। खैर मजदूर के रूप में रॉकी अब केजीएफ के अंदर दाखिल हो चुका था। इधर ये बात जब सिट्टी को पता चलता है तो वो काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है वो रॉकी तो उस केजीएफ नर्क में चला गया है जिससे निकल के आना बहुत ही मुश्किल है या फिर नामुमकिन है, तो फिर इस मुंबई का मालिक सिर्फ अब मैं ही हूँ। उधर रॉकी बाकी मजदूरों की तरह सभी मजदूरों के बीच काम भी करता है और सभी मजदूरों के दिल जीतने की कोशिश भी करता है और साथ ही केजीएफ के अंदर के सारे इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करता है। वहीं रॉकी को एक बात पता चलती है कि इससे पहले गरुड़ा को मारने के लिए 3 लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन गरुड़ा उल्टा ही उन लोगों को अच्छे खाना खिलाकर सेवा करके रखता है, क्योंकि आने वाली काली पूजा का दिन वो बकरी की जगह इन तीनों लोगों की ही बलि देने वाला था। खैर रॉकी आधे अधूरी नक्शे की सहायता से इस केजीएफ में तो अंदर चला गया था, लेकिन पूरी जानकारी के लिए उसे बाकी नक्शे की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक दिन रॉकी किसी तरह मेंटेनेंस रूम में पहुंचकर पूरी जानकारी हासिल करता है। लेकिन ये बात सिक्योरिटी को ऊपर तक पता चल जाती है और फिर गरुड़ा तक भी ये बात पहुंच जाती है। सिक्योरिटी गरुड़ा से कहता है कि आपको मारने की साजिश रची जा रही है, अभी कुछ दिन पहले ही बाहर एक अकेला आदमी ने हमारी पूरी सेना की टुकड़ी को मार दिया और अब खबर आ रही है कि कोई मेंटेनेंस रूम तक पहुंच चुका था, कोई है जो आपको मारने के लिए फुल प्लानिंग के साथ मजदूरों के ही बीच में है। गरुड़ा उसे मारने के लिए उस बेच के सारे मजदूरों को इकट्ठा करवाता है, लेकिन वहाँ के एक मजदूर को ये बात पता चल जाती है कि शायद रॉकी अगर गरुड़ा को मार दे तो रॉकी आने वाले दिनों में सारे मजदूरों को बचा लेगा, इसलिए रॉकी की जगह वही खुद सामने आ जाता है और कबूल करता है कि वो इंसान मैं ही था और गरुड़ा उसे ही मार देता है। मेंटेनेंस रूम में गए व्यक्ति को मार दिया गया है, ये बात जब बाहर फैलती है तो चारों पार्टनर अब समझ जाते हैं कि रॉकी अब नहीं रहा और उसके बाद वो चारों पार्टनर अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि गरुड़ा को मारने के लिए दूसरी प्रयास थी और उसके बाद गरुड़ा उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला था। 5 पार्टनर में से एक पार्टनर अधीरा को तो पहले ही मरवा चुका था, बचे हुए 4 पार्टनर को भी वो मारने के लिए बस इंतजार कर रहा था अपने पिता की मौत की, और इन चारों पार्टनर के लिए लास्ट उम्मीद रॉकी ही था। खैर इधर अपना रॉकी भाई अभी भी जिंदा है। तभी एक मजदूर की एक बेटी जन्म लेती है। ये देख लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बेटी जन्म लेना ही वहाँ मौत की सजा है। बेटे तो मजदूरी करेंगे, लेकिन वहाँ की सेना बेटियों को जन्म लेते ही मार देते हैं आकर। ये सुन रॉकी उस बच्ची को अपने हाथ में उठाता है, लेकिन तभी उसे ये बात पता चलती है कि ये उसी की बच्ची है जिसके पिता ने मेंटेनेंस रूम की बात कहकर रॉकी की जगह खुद को गोली मरवा ली थी। वहाँ रॉकी की जान उसके पिता की बदौलत ही बची थी, इसलिए रॉकी उस बेटी को अपना माँ का नाम देता है, शांति। रॉकी जानता था कि सेना तक ये बात पहुंचती सेना तुरंत आकर इस बेटी को मार देगी, लेकिन अपना माँ का नाम दिया गया इस बेटी को बचाने के लिए अब रॉकी को अपना काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अगले ही दिन एक अंधे बूढ़े आदमी को बचाने के लिए रॉकी एक सेना की टुकड़ी को पूरी तरह से ही मार देता है। ये देख बाकी लोगों के रॉकी के प्रति हौसला बढ़ जाता है और रॉकी के कहने पे सारे लोग मिलकर उस छोटे से जगह को आग से उड़ा देते हैं। इस बात की जानकारी जब बाहर बैठे उन चारों पार्टनरों को मिलती है तो वे सभी समझ जाते हैं कि रॉकी अभी भी अंदर जिंदा है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जब तैयारी पूरी हो जाए तो हमें एक धमाकेदार इशारा देना। ये बात जब गरुड़ा को पता चलता है तो इससे पहले कि रॉकी उस तक पहुंच जाए, गरुड़ा फील्ड पे ही पहुंचकर उस रॉकी को खोजकर वहीं मार देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि गरुड़ा रॉकी तक पहुंचे, उसका ध्यान भटकाने के लिए गरुड़ा के ही अपना भाई अपने अधमरा पिता को पूरी तरह से मारकर गरुड़ा का सारा ध्यान अपने पिता की मौत की ओर ले आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गरुड़ा का ही अपना भाई बाहर बैठे उन चारों पार्टनर से मिला रहता है और अंदर की सारी जानकारी वही बाहर तक पहुंचा रहा होता है कि रॉकी जिंदा है और बड़ा धमाका करके हम लोगों को वही इशारा दे रहा है। गरुड़ा के पिता की मौत हो जाने के कारण अब गरुड़ा उन चारों पार्टनरों को आज से कल तक जिंदा नहीं देखना चाहता, इसलिए वो ऐलान कर देता है कि कल सुबह सूरज उगने से पहले चारों पार्टनर ऊपर पहुंच जाने चाहिए और साथ ही इस घुसपैठिया को। और इस काम की शुरुआत आज रात काली माँ की पूजा के साथ होगा। शाम तक पूजा की सारी तैयारी हो जाती है। इधर फील्ड पे रॉकी शॉर्ट सर्किट करवाकर नक्शे की जानकारी के आधार पर एक गुप्त रास्ते से महल तक पहुंच जाता है और फिर पूजा शुरू होती है। और फिर बारी आती है इससे पहले आए गरुड़ा को मारने वाले तीनों बंदों की बलि देने की। तीनों को बांधकर गरुड़ा के सामने ले जाया जाता है और गरुड़ा पहले की बलि दे देता है। तभी इधर सिक्योरिटी को पता चलता है कि तीनों कैदी में से एक कैदी महल में मरा पड़ा हुआ है। तो फिर गरुड़ा के सामने गए तीनों कैदी में से एक कैदी कौन है? इधर तब तक गरुड़ा दूसरे कैदी की भी बलि दे देता है और फिर बारी आती है तीसरे कैदी की
और यहाँ पूरी खेल ही पलट जाती है। रॉकी ने उस नर्क के राक्षस को ही उल्टा बलि दे दी। ये बात बाहर बैठे सभी पार्टनर तक पहुंचते ही सारे पार्टनर उमंग से भर जाते हैं, क्योंकि उन सभी की जान बच चुकी थी और अब उन चारों पार्टनर में से कोई एक केजीएफ का बड़ा डॉन बनेगा। लेकिन इधर रॉकी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रही थी, क्योंकि उसे चाहिए थी दुनिया। और फिर रॉकी उन चारों पार्टनर को ठेंगा दिखाते हुए सबसे बड़ी केजीएफ की डॉन की कुर्सी पे खुद ही विराजमान हो जाता है। और अब इसके आगे की स्टोरी आपको केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाई जाएगी। अगर चैप्टर 2 की भी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए आपका लाइक सब्सक्राइब बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अब रॉकी भाई की आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में बताई जाएगी।